हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फट्टा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्स की मैराथन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और ये आप लोगों के लिए 110% हेल्पफुल होने वाली है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आज का जो मैराथन है वो आपकी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो इससे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो यानी यहाँ पे जो भी मैराथन है वो मिक्स्ड एमसीक्यू की मैराथन है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर वॉज द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड? देखिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनकी डेट जरूर याद करके जाइएगा, उनका ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट जरूर याद करके जाएगा। एक क्वेश्चन 110% वहां से आता है और हर बार रिपीट भी होता है। पीवाईक्यू आपका सेम रिपीट होता है। जून रीनेट में भी आया था, जब जून के सॉरी पेन पेपर में भी आया था सेम क्वेश्चन। फिर आपका रीनेट में भी आया था जो सितंबर में हुआ था, उसमें भी आया था। फिर आपका दिसंबर वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। तो ये नहीं कह सकते कि पुराने क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, ये वाला क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। सेम डेट आ जाती है, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए दे दिया जाता है या फिर मैच द कॉलम में आपके पास आ जाता है। चाहे वो एसबीआई लगा लीजिए, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक लगा लीजिए, चाहे आपकी एनएचबी लगा लीजिए, नबार्ड लगा लीजिए, मतलब इस रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आते हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल सॉरी मैच द कॉलम आ जाता है। एलआईसी मेरीन इंश्योरेंस कब आया था, यानी डेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन विच ईयर द एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश? 1955 तो एसबीआई का होता है, याद रखिएगा। जो करेक्ट आंसर है वो आपका 1966 है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 1966 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a company is wound up, all the members who cease to be the shareholder within a year before the winding up are placed in लिस्ट डी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, लिस्ट सी कॉन्ट्रीब्यूटरीज, लिस्ट बी और ई। यानी जब आपकी कंपनी वाउंड अप हुई थी तो आपके वाउंड अप यानी कंपनी बंद होने से एक साल पहले वो शेयर होल्डर हुआ करते थे, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर वो वाले शेयर होल्डर्स आते हैं बताइए। पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दिखा देती हूँ। लिस्ट ए, देखिए तो लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज वो वाले होते हैं जो कि करंट शेयर होल्डर होते हैं। यानी जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, बंद हो रही होती है, तो जो उस टाइम पर जो करंट शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो लिस्ट ए के अंदर आते हैं। बाकी लिस्ट बी के अंदर कौन से आते हैं? पास्ट शेयर होल्डर्स जो वाइंडिंग अप होने के एक साल पहले थे, तो लिस्ट बी के अंदर आपका जो है वो आते हैं। बात करें लिस्ट सी की, तो लिस्ट सी जैसा कोई भी नाम होता नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, लिस्ट सी और लिस्ट डी जो दी हुई है ना यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो लिस्ट सी और लिस्ट डी वाइंडिंग अप से रिलेटेड बेटा नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट ए के अंदर तो आपके करंट शेयर होल्डर आते जो अभी है कंपनी में, और लिस्ट बी कौन से हैं? जो कि लिस्ट बी के अंदर वो वाले शेयर होल्डर आते हैं हु सीज्ड टू बी, जो पास्ट में हुआ करते थे विद इन अ ईयर बिफोर, एक साल पहले। तो लिस्ट बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए बताइए, पेड अप कैपिटल एंड द टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड, यानी जो स्मॉल कंपनी होती है उनका पेड अप कैपिटल बताना है आपको और टर्नओवर की लिमिट बतानी है। चलिए, मुझे तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा और इस टाइप के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। देखिए बैंकिंग में जो क्वेश्चन आएंगे ना ज्यादातर तो फैक्चुअल ही आते हैं, ठीक है, उसमें डीपली कुछ पूछा नहीं जाता है। चलिए बताइए इसका क्या होगा। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। तो 4 करोड़ जो है आपकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए स्मॉल कंपनी की, इससे ज्यादा नहीं। और 40 करोड़ जो है वो आपकी टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। तो स्मॉल कंपनी का आप नोट्स बनाइए और वहां पे लिखिए 4:40। 4:40 होता है पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, ठीक है।
4 करोड़ पेड कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 40 आपका टर्नओवर ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40 करोड़ में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक मैक्सिमम लिमिट है उनकी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IMF फैसिलिटीज primarily offers concessional interest rate loans to the low income countries। यानी IMF की ऐसी कौन सी फैसिलिटीज है जो वो ऑफर करते हैं कि वो जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं उनको वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, बहुत ही कम, मतलब कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन उनको दिया जाता है। बताइए, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोग जो है, जो लो इनकम गरीब कंट्रीज होती हैं उनको वहां पे ये हेल्प करते हैं। बताइए, कंपनसेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटीज, सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटीज, PRGF पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटीज, या फिर स्टैंड बाय अरेंजमेंट। चलिए देखिए, कंपनसेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटीज क्या होती है। कंपनसेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती है जब भी किसी मेंबर्स का एक्सपोर्ट में कमी होना। याद रखिए, कंपनसेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटी का कीवर्ड मैं आपको दे रही हूँ, कहीं भी एक्सपोर्ट की कमी होने लगती है, यानी आप एक्सपोर्ट नहीं करते हो, एक्सपोर्ट फेलियर हो जाता है। याद रखिए, मैंने आपको कीवर्ड दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी तरीके का एक्सपोर्ट का जो फेलियर हो जाता है ना, जब कंपनसेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट के बारे में बोला गया है कुछ भी? नहीं मैम, नहीं बोला गया है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटीज। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटीज उन लोगों के लिए होती है जहां पर BOP की प्रॉब्लम होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहां पर BOP की प्रॉब्लम होती है, यानी आपकी जो है रिसिट और पेमेंट, जो रेस्ट ऑफ द कंट्री आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो वहां पे अगर आपकी डेफिशिट आती है तो फिर सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटीज वहां पर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किसी भी तरीके का बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात की गई है क्वेश्चन में? बताइए, क्वेश्चन में क्या कभी यहाँ पे कोई बात करी गई है? BOP में तो ट्रांजेक्शन्स आना जाना होता है ना, करेंट अकाउंट कॉस्ट, आपका कैपिटल अकाउंट रहता है, पेमेंट और रिसिट का खेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ मैम दिया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैं आपको कीवर्ड दे रही हूँ, कंपनसेटरी फाइनेंशियल फैसिलिटीज, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट फेलियर होता है तब दिया जाता है। सप्लीमेंट्री रिजर्व फैसिलिटीज जब होती है जब BOP क्राइसिस होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटीज। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है मैम? क्योंकि पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी के अंदर ही IMF जो है वो कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन जो है वो लो इनकम कंट्री को प्रोवाइड कराता है, जिससे उनकी ग्रोथ हो सके और वो सरवाइव कर सके। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इज एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और नन ऑफ द अबव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर व्हाट इज मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। पता ही नहीं होगा तो कैसे? देखिए, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स क्या बोलता है, जैसे कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट कंपनीज जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ना उनको ना टैक्स एग्जेम्पशन, जो टैक्स लिमिट होती है ना, उसमें उनको एग्जेम्पशन दिया जाता है। वो लेते हैं जो टैक्स लिमिट, जो वो टैक्स पे करेंगे, कंपनी जो टैक्स पे करेगी उसके अंदर उनको ना एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा उठाते हैं, एग्जेम्पशन का, टैक्स एग्जेम्पशन का। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा कि आप छूट पे छूट लेते जाओगे, आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनकम टैक्स में। तो वो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एक एप्लीकेबल कराया जाता है, एक लिमिट लगाई जाती है कि इतना तो आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। भाई आपको इतना टैक्स तो देना पड़ेगा, आप एक लिमिट रहेगी कि हाँ आप इतना टैक्स दोगे। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, आई एम अ कंपनी, फॉर्म, MNC कुछ भी लगा लीजिए, और मैं क्या कर रही हूँ, टैक्स पे छूट लिए जा रही हूँ, उसका फायदा उठाया जा रही हूँ। तो गवर्नमेंट आएगी, बोलेगी ना जी ना, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके आपको एक मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा, यानी आप
जितना भी मैं कमाती हूँ उसका 10% तो आपको टैक्स पे देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। दैट इज कॉल्ड मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। चलिए, तो ये कौन सी केसेस में एप्लीकेबल है? सॉरी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे अप्लाई होता है, प्लस ये फॉरेन पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। ये डोमेस्टिक प्लस फॉरेन दोनों में अप्लाई होगा, दोनों कंपनी पे, ये याद रखिएगा। ये नहीं सिर्फ डोमेस्टिक पे अप्लाई होता है, फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई होता है। बाकी ये पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन पे ये अप्लाई नहीं होता है, ये याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पोर्टर्स 5 फोर्सेस। यहाँ पर बताया गया है कि पोर्टर के 5 फोर्सेस होते हैं, उनमें से कौन सा ये नहीं है? बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स, पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग, या पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बताइए कौन सा नहीं। अगर आपने पढ़ा होगा तो एडवर्टाइजिंग कहाँ से आ गया भाई? एडवर्टाइजिंग तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है पोर्टर के 5 मॉडल में। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बार्गेनिंग पावर्स ऑफ बायर्स पढ़ा है, पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पावर्स ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स पढ़ा है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, पर एडवर्टाइजिंग कहाँ से आ गया? अपने आप ही ऑड नहीं दिख रहा आप लोगों को इसके अंदर? ये एडवर्टाइजिंग का पावर थोड़ी ना इसके पास। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। एक बार जरा सा आप जो है वो हैव अ लुक ऑन पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल, देख लीजिए। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of substitutes, and rivalry among existing competitors. These are the Porter's 5 forces model. अगर आपने याद नहीं किए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स में ऐड कर लीजिए। अब तो नोट्स क्या ही बनाएंगे, अब जो है चीजें हाथ के हाथ याद करिए। Next question, which model helps the decision makers to understand the possibility of moving from the current state to any future state? कौन सा मॉडल है जो ये बताता है, डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आपका कस्टमर है वो करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट पे मूव करेगा? ब्रांड एड मॉडल, क्विंग मॉडल, मार्को प्रोसेस मॉडल, या फिर सेल्स रिस्पॉन्स मॉडल? बताइए, काफी नया क्वेश्चन है, आई होप ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं होगा और आप पढ़ के आप लोगों को समझ आ जाएगा। थोड़े से कुछ नए क्वेश्चंस भी मैं लेकर आई हूँ, काफी अच्छा मैराथन मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया है। आई होप कि ये एग्जाम में आप लोगों की बहुत हेल्प करें। देखिए, यहाँ पर आपको पहले बात तो क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा कि डिसीजन मेकर को कैसे हेल्प करता है कि कस्टमर्स जो है वो मूव करेंगे करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में। देखिए, सबसे पहले लेट मी टेल यू द आंसर, मार्को प्रोसेस मॉडल। देखिए, मार्को प्रोसेस मॉडल क्या बोलता है कि डिसीजन मेकर्स जो होते हैं ना आपके, उनको हेल्प कराने में बहुत मतलब इस मॉडल का हेल्प रोल है। कैसे? इसका सिंपल सा एक मतलब समझिएगा, ब्रांड स्विचिंग। ब्रांड स्विचिंग क्या होता है मैम? ब्रांड स्विचिंग हम ही लोग तो करते हैं। अभी तक तो हम ये वाला फोन खरीद रहे थे, अब हम वो वाले ब्रांड पे आ गए। अभी मैं कोई और ब्रांड का खरीद रही थी, ठीक है, तो अब मैंने ब्रांड शिफ्ट कर दिया। जैसे समझ रहे हो, अभी मैं शिफोरा का खरीद रही थी, शिफोरा से मैं गुच्ची पे आ गई। तो ब्रांड स्विचिंग में हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है, इस मॉडल के हेल्प से डिसीजन मेकर को ना आइडिया लग जाता है कि जो कस्टमर है ना, आज तो वो खरीद रहा है, ये आज करंट स्टेट के अंदर आज तो ये शिफोरा का खरीद रही है प्रोडक्ट, लेकिन ये अगले महीने दूसरे स्विच करेगी। अगले महीने क्या करेगी वो? अगले महीने ये कोई और ब्रांड की चीजें खरीदने वाली है। तो दैट इज कॉल्ड अ मार्को प्रोसेस मॉडल। यानी ब्रांड स्विचिंग किस तरीके से कस्टमर करता है, आज वो क्या खरीद रहा है और अगले महीने वो कौन सी चीज खरीदेगा, यानी कौन सा ब्रांड स्विच कर जाएगा, उसको हेल्प अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो मार्को प्रोसेस मॉडल बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया। आप लोग भी चेंज करते होंगे। देखो, अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में है कि आज तो मैं खरीद लाई टीवी किसी कंपनी का, सैमसंग का, लेकिन अब अगली बार जो मैं लेने वाली हूँ तो एलजी का, मतलब आप स्विच करते हो। वो चीज जो है डिसीजन मेकर को ये मॉडल हेल्प कराता है कि आप समझिए कस्टमर को कि वो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो जो है वो आज कुछ खरीद रहा है करंट स्टेट में और कल फ्यूचर स्टेट में वो मूव कर जाएगा। यही चीज बोली गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी।
एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 द टाइप्स ऑफ एमेलगेमेशन आर। पहले तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखिएगा, एमेलगेमेशन का जो होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 होता है, ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब बताइए क्या होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, नेचर ऑफ मर्जर या फिर नेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन, नेचर ऑफ परचेस या फिर नेचर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ मर्जर या फिर नेचर ऑफ परचेस। बताइए, पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर सी में हम करेक्ट हो जाएगा, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेस। इसके ये दो टाइप होते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एमेलगेमेशन पूरा पढ़िएगा। नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, सरचार्ज पे, सरचार्ज का रेट पूछा है आपसे। What is the rate of surcharge applicable to individual having total income exceeding rupees 1 crore? अगर 1 करोड़ से ज्यादा आपकी इनकम है तो कितना रेट ऑफ सरचार्ज जो है वो आप पे लगेगा एक इंडिविजुअल में, बताइए। पहले लिमिट देख लें सरचार्ज की, ओल्ड और न्यू रिजाइम क्या था। देखिए, पहले बोला था कि 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो ना ही ओल्ड टैक्स में आपको सरचार्ज देना है, ना ही आपको नए टैक्स में सरचार्ज पे करना है। 50 लाख तक एंजॉय करिए। 50 लाख के बाद अगर 1 करोड़ के पास आपकी इनकम है बेटा, 50 लाख से लेकर 1 करोड़, तो 10% रहेगा, ओल्ड में भी न्यू में भी। कितना रहेगा, अभी तो न्यू वाला याद करिएगा, ओल्ड वाला नहीं, 10%। फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ रहेगा तो कितना रहेगा, 15%। वैसे तो सेम ही है दोनों में, 15%, ओल्ड में भी और न्यू में भी। फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ अगर रहेगा तो कितना रहेगा, 25%। खत्म। अगर अबव 5 करोड़ रहेगा तब भी 25% ही रहेगा मैम, अबव अगर 5 करोड़ रहेगा तो भी 25% ही रहने वाला है। लेकिन पुराने में क्या होता था कि अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% लगा करता था, ठीक है, लेकिन वो काट दिया गया है, अब 25 तक रख दिया है इन्होंने मैक्सिमम, ठीक है। 50 लाख तक नील, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा तो आपका 25% यहाँ पे लगेगा। चलिए, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजाइन है। तो बताइए, 1 करोड़ बोला गया है, टोटल इनकम एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़, 1 करोड़ तक नहीं है, 50 लाख से 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा बोला है। तो 1 करोड़ से ज्यादा पे मैम कितना लगता है, 15% लगता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ आपका 25%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर है आपकी लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, विच थ्योरी स्टेट्स दिस। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ना कई बार मैंने इस क्वेश्चन को सर्च करके देखा है, कंफ्यूजन जो है वो आपका ट्रेड थ्योरी और ग्रेट मैन थ्योरी से है, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, अगर कहीं भी ये क्वेश्चन आता है कि लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं, बाद में बनते नहीं है, दे आर नॉट मेड, ये तो जन्मजात ही लीडर्स पैदा होते हैं, तो आप ट्रेड थ्योरी आंसर यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन अगर ट्रेड थ्योरी आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो यू विल गो फॉर ग्रेट मैन थ्योरी, ये याद रखिएगा। मैंने काफी सर्च की इस क्वेश्चन को, सर्च करने के बाद पता चला कहीं ग्रेट मैन थ्योरी कहीं ट्रेड थ्योरी है, बट इनके बीच में थोड़ा सा है कि ये स्टेट्स किसने किया था, ये लाइन किसने बोली थी ना, तो ये जो लाइन बोली गई है वो ट्रेड थ्योरी के द्वारा ही बोली गई है, ठीक है। ट्रेड थ्योरी में ही ये सेंटेंस, ये कोट्स बोले गए हैं, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ठीक है। कई कई जगह आपको ग्रेट मैन थ्योरी में बोला जा रहा है, लेकिन आप ट्रेड थ्योरी पे टिक लगाएंगे। लेकिन अगर ट्रेड थ्योरी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू विल गो फॉर ग्रेट मैन थ्योरी, ठीक है। तो अब समझते हैं सारे पहले तो यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया है। अब ये इसके लीडरशिप थ्योरी सारी एक में ही आ गई है, वन लाइन में आपको समझा देती हूँ सारी। देखिए, ग्रेट मैन थ्योरी क्या बोलती है कि जो इंसान बचपन से जो पैदा होता है तो वो कुछ इस तरीके के अपने इनहेरिटेंस में लेकर आता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना अंबानी, तो आप अंबानी के बच्चों को क्या बोलोगे कि नहीं तो चांदी की चम्मच शुरू से ही मिली है, इनहेरिटेंस में ही मिली है इनको, तो चांदी की चम्मच, इन्हें क्या कमाने की जरूरत है। तो वही ग्रेट मैन थ्योरी बोलता है कि जो लीडर्स हैं वो इनहेरेंट क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं ट्रेड थ्योरी, तो ट्रेड थ्योरी में यही बोला जाता है कि लीडर्स जो है बाद में जाके अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते, वो तो जन्मजात उनके अंदर वही ट्रेड्स होंगे, पर्सनालिटी होगी कि वो लीडर बनेंगे आगे चल के। फिर आता है बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी क्या बोलती है कि आप लोग गलत हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लीडरशिप थ्योरीज, लीडरशिप को हम लोग इस तरीके से, गुड लीडर्स वही होगा जो किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, उसके बिहेवियर से पता लगेगा कि वो अच्छा लीडर है या नहीं है। फिर आता है कॉन्टीजेंसी थ्योरीज। कॉन्टीजेंसी थ्योरी यानी सिचुएशनल थ्योरी, एक तरीका पता चलेगा कि वो अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में किस तरीके से वो जो बिहेव करता है, उस हिसाब से पता चलेगा वो अच्छा लीडर है या नहीं है, ठीक है।
फिर आता है आपका चैरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी, यानी एक गुड लीडर जो होता है वो उसके अंदर एक अलग ही आकर्षण होता है, चार्म होता है, कॉन्फिडेंस होता है, जिससे वो गुड लीडर लीडर कहलाया जाता है। फिर होता है आपका ट्रांजिशनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशनल। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या बोलता है कि एक लीडर वही अच्छा है जो अपनी बातों को कन्विंस करा सके अपने एम्प्लॉयज को, उनके थॉट्स को जो है वो क्या करा सके, चेंज करा सके। ठीक है, उनके थॉट्स को वो चेंज करा सके, ट्रांसफॉर्म करा सके, उसी को ही बोलते हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। यानी जो लीडर, अगर मैं अच्छी लीडर हूं तो मैं गोल के किस तरीके से अचीव करना है, अपने जो आइडियाज है मैं उन लोगों को कन्विंस करा सकूं, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। फिर है ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल क्या बोलता है, कोई भी इंसान, कोई भी एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेट नहीं होता, उसको लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है अपने एम्प्लॉयज को अच्छे तरीके से मोटिवेट करे। अगर वो मोटिवेट नहीं करता है तो वो गुड लीडर नहीं है। तो मोटिवेशन का वर्ड कहीं आता है तो वो ट्रांजेक्शनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज, क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को? वेजरिंग तो नहीं होगा भाई यहाँ पे, वेजरिंग कैसे हो जाएगा? चलिए बताइए। क्वासी कॉन्टीजेंट, यूनिलेटरल, यूनिलेटरल भी नहीं होता है बेटा, एक तरफ से थोड़ी ना होगा। वेजरिंग थोड़ी ना, इस पे हम शर्त थोड़ी ना लगा रहे, सट्टेबाजी थोड़ी ना कर रहे हैं हम इसके अंदर, है ना? तो वेजरिंग कैसे हो जाएगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता, बहुत अलग है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों? डेथ, फायर, कोई एक्सीडेंट, ये सारी चीजें हैपन नॉट हैपन पे होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। दिस इज अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यूनिलेटरल नहीं हो सकता, एक तरफा थोड़ी ना होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बेटा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई और दो पार्टीज लीगली बाइंड नहीं होते। ठीक है, वेजरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सट्टेबाजी थोड़ी ना लगाते हैं इंश्योरेंस पे। तो इंश्योरेंस जो होता है वो आपका कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन, बताइए। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, बोथ एंड नन, बताइए। देखिए, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, अगर मैं कोई कंपनी हूं तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगी जो सबसे कम रिस्क वाला है वहां से मैं फाइनेंस लूं। सबसे कम रिस्क तो सबसे पहला होता है इंटरनल फाइनेंसिंग, जो मेरे पास है, जो मैंने बचा के रखा है, पहले मैं वहां से फाइनेंस करूं। ठीक है, रिटेन अर्निंग से। उसके बाद मैं डेट पे जाऊंगी, क्योंकि डेट जो है वो थोड़ा कम रिस्क पे होता है। फिर मैं लास्ट में इक्विटी पे जाऊंगी, जो सबसे ज्यादा रिस्की होता है। तो एक स्टेप फॉलो करा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अब मैम असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्यों होगा इसके अंदर? देखिए, यहाँ पर क्या होता है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है इसके अंदर, जो मैनेजर होगा और जो आउटसाइड इन्वेस्टर होगा, जो इन्वेस्ट करेगा कंपनी में, दोनों के बीच में नॉलेज कितना गलत है। यानी गलत का मतलब यहाँ पर ये है, बहुत मिसमैच है। मैनेजर्स को अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन आउटसाइड इन्वेस्टर्स को कुछ भी नहीं पता होगा। तो यानी एक के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो गैप है ना, यही असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है दोनों का, इसे बोलते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। मैनेजर्स कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे सही इन्फॉर्मेशन। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, सबसे पहले इंटरनल फाइनेंसिंग के थ्रू हम हेल्प लेते हैं, फिर डेट, फिर इक्विटी, ये एक पूरा स्टेप है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिटर्न टू स्केल का क्वेश्चन है ये आपका। डैश ऑपरेट्स व्हेन परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन इनपुट? इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, वेरिएबल रिटर्न, या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न, बताइए। इसका क्या होगा आपका? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। भाई आउटपुट बढ़ रहा है आपका,
फायदे की बात है ये, तो आपने जितना लगाया उससे ज्यादा तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो आपका जो परसेंटेज चेंज आउटपुट है वो ज्यादा है आपकी परसेंटेज चेंज, तो ये तो इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार आपको चार्ट दिखा देती हूँ तीनों का, देखिए। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न एंड कांस्टेंट बोला गया है, तीन टाइप के होते हैं यहाँ पर। इंक्रीजिंग रिटर्न कब होता है, अभी आपने पढ़ा मैम, इंक्रीजिंग रिटर्न जब होता है जब आपका आउटपुट, जैसे आपका आउटपुट जो है ना 20% इंक्रीज हो रहा है, इनपुट 10% इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। इनपुट तो जो आपने लगाया, जो भी आपने लेबर कॉस्ट लगाया वो 10% से बढ़ा, लेकिन आपका जो रिजल्ट आया, आउटपुट आया, वो 20% से बढ़ा। तो देखिए डिफरेंस, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर आता है कांस्टेंट, दोनों सेम में बढ़ रहे हैं, यानी अगर इनपुट 10% बढ़ रहा है तो आपका जो आउटपुट है वो भी 10% से बढ़ रहा है, सेम प्रोपोर्शन से। डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, कम होना, मतलब आपका जो इनपुट है वो 10% से बढ़ रहा है तो आपका जो आउटपुट है वो 5% से बढ़ रहा है, बहुत ही कम परसेंट से। व्हेन योर आउटपुट चेंज इन आउटपुट, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इनपुट, ठीक है। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। चलिए मैच द कॉलम क्वेश्चंस लगाइए यहाँ पर आपके, बहुत इजी है ये तो। एबीसी एनालिसिस, वॉल्टर मॉडल, कैपिटल राशनिंग, नेट इन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। कैपिटल राशनिंग आपको पता है, आपके पास कैपिटल बहुत कम स्कैर्सिटी होती है तो आपको सही सही जगह पे एलोकेट करने होते हैं। तो कैपिटल राशनिंग जो है वो कैपिटल बजटिंग का पार्ट है। एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का यह यूज किया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। वॉल्टर मॉडल है आपका डिविडेंड डिसीजन के लिए, और नेट ऑपरेटिंग इनकम आपका है कैपिटल स्ट्रक्चर। सो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ एक्सप्लेन करना यहाँ पे नहीं था, ठीक है। अब तक सिलेबस इतना आप लोगों ने कवर कर लिया होगा, क्योंकि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बोलती हूँ कि एग्जाम में जरूर आते हैं, डेट से क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ 14th मेजर कमर्शियल बैंक, 6th आरआरबी, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सबको याद होना चाहिए, 1935, क्योंकि ये 1934 एक्ट के अंदर आता है। फिर बोला गया है रीजनल रूरल बैंक, 1975 के अंदर आता है आपका आरआरबी। अब क्या बचा, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देते हैं अगर वैसे। नेशनलाइजेशन ऑफ 14th बैंक 1969 में हुए थे, और सिक्स्थ वाला आपका हुआ था, जो बाकी के 6 बचे हुए थे वो 1980 के अंदर हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई 1935, नेशनलाइजेशन ऑफ 14th बैंक, 14th कमर्शियल बैंक, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ 14th कमर्शियल बैंक, ये आपका कब आया था, 1969 के अंदर। और आरआरबी 1975, और जो बाकी के 6 कमर्शियल बैंक्स जो बाद में बन गए थे, नेशनलाइजेशन हुआ था, वो 1980 में हुए थे। तो डेट से फैक्चुअल याद रखिएगा। अगेन आपका बेजल से क्वेश्चन है यहाँ पर, पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 2, पिलर नंबर 3, बेजल थर्ड के अंदर थे ये टॉपिक्स। इसके अंदर आपको बताना है पिलर नंबर 1 में कौन सा आता है, 2 में कौन सा आता है, 3 में कौन सा आता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो पिलर नंबर 1 है, पिलर नंबर 1 में जो है आपका मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, आपका ऑपरेशनल रिस्क आता है। पिलर 2 के अंदर सुपरवाइजर रिव्यू प्रोसेस आता है। पिलर 3 के अंदर आपके मार्केट डिसिप्लिन आते हैं, लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, सी का आपका सेकंड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड। पिलर नंबर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट, पिलर नंबर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू, पिलर नंबर 3 मार्केट डिसिप्लिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द होल प्रोसेस ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। सीक्वेंस में बताइए, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट, प्रमोशन, कमेंसमेंट, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट, प्रमोशन, या फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कमेंसमेंट लास्ट स्टेज होता है, जब आप कमेंस करना शुरू कर देते हो, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप होता है आपका प्रमोशन का, भाई प्रमोशन करोगे ना, तो प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Promotion, incorporation and commencement, this is the right sequence of the process of company formation. Option number 1 is the correct answer. चलिए next question on your screen.
अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द फॉर्मेट गिवन। तो आपको याद होना चाहिए कि जो है आपका शेड्यूल थर्ड जो होता है आपका, एक मिनट बताइए, पहले तो ये बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन से स्टेटमेंट में आता है। According to the Companies Act 2013, profit and loss statement of a company is required to prepared in the format। पहली बात तो शेड्यूल थर्ड है ये आपका कंपनीज एक्ट का। शेड्यूल थर्ड के अंदर जो है वो आता है आपका एक बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो बताइए शेड्यूल थर्ड के अंदर पार्ट वन कौन सा है, पार्ट टू कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड शेड्यूल है, याद रखिएगा कंपनीज का। पार्ट वन जो है ना बेटा वो बैलेंस शीट के लिए होता है, और पार्ट टू जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कौन जो है वो यहाँ पर इग्नोर करता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिंपल सा समझिए कि आपका जो पैसा है, रुपया है, डॉलर है, आज उसकी वैल्यू ज्यादा है फ्यूचर से, तो वो चीज है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, आईआरआर, एनपीवी। तो आपको याद रहना चाहिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो एआरआर इग्नोर करता है। एआरआर मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट बताती हूँ, एआरआर जो है ना वो कैश फ्लोज पे कभी बेस्ड नहीं होता, याद रखिएगा। कैश फ्लोज पे कभी भी एआर बेस्ड नहीं है। सो ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक और यहाँ पर मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज नहीं करता, दैट इज पे बैक पीरियड। तो याद रखिएगा एआरआर एंड पे बैक मेथड पीरियड इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग फॉल्स अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी के बारे में क्या चीज यहाँ पर गलत दी हुई है, फॉल्स बताना है। चलिए नंबर वन पढ़ते हैं। अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द एग्जिस्टिंग कंपनी रिमेन्स एज इट इज, ओनली द कैपिटल स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। बिल्कुल करेक्ट है ये तो, राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ना कोई नई कंपनी बनती है, ना कोई पुरानी कंपनी लिक्विडेट होती है। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन किया जाता है, चेंज किया जाता है। ऑल्टरेशन वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे आपके कैपिटल रिड्यूस करना, लाइबिलिटीज रिड्यूस करना। ठीक है। सेकेंड, आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में कम आउट ऑफ द लॉस पोजीशन एंड एंटर द पोजीशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है। जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तभी आप अंदर अपनी चीजों को चेंज करते हो, जिससे क्या होता है कि आप अपनी लॉस वाली पोजीशन से बाहर निकलकर प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं। इसलिए तो इंटरनल अपने घर का रेनोवेशन क्यों कराते हो, क्या नया घर ले लेते हो, पुराना फोड़ देते हो। रेनोवेशन एक तरीके का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है एक तरीके का रेनोवेशन है। अपने घर में आप रेनोवेशन कराते हो तो ना ही तो कोई नया घर बनाते हो और ना ही पुराने वाले घर को तोड़ देते हो। तो ऐसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, ना कोई नई कंपनी बनती है, ना कोई पुरानी लिक्विडेट होती है, बस उसपे चेंज करते हैं, पेंट करते हैं, फर्नीचर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, घर में के अंदर चेंज किया जाता है। और चेंज क्यों किया जाता है, क्योंकि वो दीवार झड़ रही होती है। ठीक है, घर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, इसीलिए रेनोवेशन जरूरी होता है। इसीलिए हम अंदर कंपनी का भी रेनोवेशन करते हैं, जिससे फिर क्या होता है वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर देती है। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। फिर कंपनी मस्ट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द रिडक्शन। देखिए जब वो कैपिटल रिडक्शन करेगी तो उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड रॉन्ग इसलिए हो जाएगा क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज एप्लीकेबल फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अभी तो आपको बताया AS14 तो एमएलगेमेशन के लिए यूज होता है। AS14 इज यूज्ड इन एमएलगेमेशन, नॉट फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स पूछा है। आई होप आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ आ गया हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स यही है। AS14 जो है वो एमएलगेमेशन के लिए यूज होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ बी टू का मतलब क्वार्टेसिस होता है बेटा, और B1 के लिए स्क्यूनेस यूज किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें बोला गया है इफ B2 इज इक्वल टू 3, इक्वल की बात बोली जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व इज नोन एज लेप्टोकॉर्टिक, प्लेटोकॉर्टिक, मेसोकॉर्टिक, क्या होता बताइए। तीन तरीके का होता है, दिखाऊं? चलिए दिखा देते हैं पहले, फिर आंसर लगा देंगे। ये देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हो आप,
सबसे ऊपर वाला इसे बोलते हैं लेप्टो, सबसे ऊपर पीक वाला। इसमें कॉर्टिसिस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब आपका जो कॉर्टिसिस होता है B2, ठीक है, वो ग्रेटर देन 3 होता है बेटा, याद रखना। 3 से बड़ा होता है इसीलिए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को बोलते हैं लेप्टोकॉर्टिक। फिर नॉर्मल कौन सा होता है? बीच वाला, मीसो। नॉर्मल इक्वल टू, जब B2 जो होता है आपका कॉर्टिसिस 3 के बराबर हो, जब 3 के बराबर हो जाता है वो, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीसोकोटिक। लास्ट में नेगेटिव। नेगेटिव जब कब हो जाता है? जब आपका B2 जो है ना वो स्मॉलर देन 3 हो जाए, उसको बोलते हैं प्लेटिकोटिक। 3 से कम नेगेटिव। आई होप आपको अभी तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, बस यही बताना था। तो इक्वल वाली चीज पूछी गई है, तो इक्वल किसमें होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल मतलब मीसो पे, ठीक है। ठीक है, तो आंसर कौन सा लगाएंगे आप यहाँ पर? इस पे मीसो, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। लेप्टो तो जब होता है बेटा आपका, जब आप B2 जो है वो ग्रेटर देन 3 हो जाए, ठीक है, ग्रेटर देन 3 हो जाए, पॉजिटिव हो जाता है। प्लेटिकोटी कौन सा होता है? सबसे नीचे वाला, जब B2 इज स्मॉलर देन 3 नेगेटिव हो जाता है। और नॉर्मल जब इक्वल, मीसो बोलते हैं। मैंने चार्ट आपको इसीलिए दिखा दिया था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम टैक्स का है। ऑन विच इनकम 30% रेट इज एप्लीकेबल फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड सोर्सेस? बताइए 30% किस पे लगता है? 30%, ये तो बहुत ही कॉमन है 30%। तो इसका तो सबको पता होना चाहिए, लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड हॉर्स रेसेस, इस पे 30% टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है। TDS के सारे रेट्स लर्न करके जाएंगे, डिविडेंड, सैलरी, इनकम ऑफ इंटरेस्ट, सब कुछ है। TDS का पूरा चार्ट है, गूगल पे जाके सर्च करिए। TDS का पूरा चार्ट दिया हुआ है, बहुत सुंदर चार्ट है, वहां से मैंने भी पढ़ा है। और वो चार्ट जो अगर आप लर्न कर लोगे तो उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। डिविडेंड का आपको पता होना चाहिए कितना परसेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन एक यहाँ से जरूर बनने के चांसेस है 110%। TDS और TCS दोनों आपको याद करने हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अगर अभी भी याद नहीं किया है ना, बहुत छोटा टॉपिक है, 10 मिनट में लर्न हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड इंटरेस्ट पे 10% TDS लगता है। लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस पे 30% लगता है। और डिविडेंड और आपके इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट पे 10% लगाया जाता है। और वही बात अगर करें हम सैलरी पे, तो सैलरी पे भी आपका 10% ही लगता है। ये पूरा चार्ट गूगल पे है, बहुत अच्छा चार्ट डाला हुआ है किसी ने गूगल पे, और वो आप लर्न कर लीजिए। उस पर TDS TCS चार्ट है, वहां से एक क्वेश्चन 110% आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, विच थियोरिटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? एक तो होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिस्क्रीट। तो कौन से कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं, कौन से डिस्क्रीट के अंदर आते हैं? तो जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, वो आपका कंटिन्यूअस सीरीज में आता है। बाकी आपके बाइनोमियल, पॉइजन, ये आपके डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पढ़ लीजिए यहाँ पे, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूअस के अंदर आपके गॉसन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल और काई स्क्वायर। वही डिस्क्रीट की बात करें तो बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइजन, ये आपके डिस्क्रीट के अंदर आते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं इसको जूम कर देती हूँ अगर किसी को विजिबल नहीं हो रहा है तो। अब आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन। सेकंड मेजर जो है स्क्यूनेस का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पियर्सन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। तो सेकंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस किस पे बेस्ड है? मीन, मोड, मीन डेविएशन, या फिर मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर क्वार्टाइल या मीडियन? अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट का तो आप लगा सकते हो। उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, मोड भी आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आता है।
कैसे आता है मैम? बिल्कुल आपको अभी दिखा देती हूँ कैसे आता है। ये देखिए, अब ये फॉर्मूले को ढंग से पढ़िए, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं बताइए मुझे। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं? मीन आ रहा है, एक्स फॉर मीन, मोड आ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, ठीक है। दूसरा मीडियन यूज करके अगर फॉर्मूला निकाले तो 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीडियन से भी निकल रहा है, मोड से भी निकल रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 4 चीजों की जरूरत होती है निकालने के लिए। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके अंदर आप कौन सा टिक लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये काफी अच्छी तरीके से पूछा गया है। फॉर्मूला नहीं याद होता तो ये क्वेश्चन नहीं लगा पाता कोई भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एज पर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट? कौन सा है जो एग्रीकल्चर इनकम है? इनकम ऑन सेल ऑफ स्किल कोकून्स ऑब्टेन फ्रॉम एसेसीज, ग्रोइंग मलबरी, बिल्कुल भी नहीं। इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग ग्रोन इन नर्सरी, एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड, वहां से आप एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मानी जाती है। एग्रीकल्चर इनकम के आपको सारे डेफिनेशन पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से आते हैं पूरी लिस्ट आपको पढ़नी है एग्रीकल्चर इनकम की। और रबर में कितना परसेंट होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। कॉफी में कितना होता है, तो ये याद रखिएगा। कोई भी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम सच लैंड, ठीक है, एनी इनकम फ्रॉम सच लैंड, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस स्टोरिंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग ग्रोन इन नर्सरी। ये 4 से 5 चीजें होती हैं जिसमें एग्रीकल्चर इनकम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी आर द केसेस ऑफ। देखिए चोरी कर रहे हैं आप, बहुत गलत चीज कर रहे हैं आप, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए आप गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, छुपा रहे हैं चीजों को, इनकम को छुपा रहे हैं, फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं टैक्स की चोरी, दैट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। देखिए टैक्स प्लानिंग क्या होती है? टैक्स प्लानिंग का सिंपल सा मतलब यहाँ पर होता है कि सरकार की कमी ढूंढ के आपने टैक्स को कम करने की कोशिश की, जैसे पीपीएफ अकाउंट बना लिया, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं आप। टैक्स अवॉइडेंट क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस भी इलीगल नहीं होता, यहाँ पे भी आप मिस इंटरप्रेट करते हो चीजों को, लेकिन वो इलीगल तो होता है बट इमोरल नहीं होता। वही अगर टैक्स इविजन की बात करें तो ये इलीगल भी है प्लस इमोरल भी है, तो टैक्स इविजन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर बैलेंस स्कोर कार्ड? ये बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? देखो बैलेंस स्कोर कार्ड का सिंपल सा मतलब यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स होते हैं कि आपको अपना इंटरनल कंपनी भी देखनी होती है, आपको कस्टमर भी देखना होता है, आपको मिशन स्ट्रेटेजी भी देखनी होती है, यानी हॉलिस्टिक व्यू आपको पूरा देखना पड़ता है बैलेंस स्कोर कार्ड में। जो मैनेजर है, ठीक है, उसको पूरा जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है, पूरा मॉनिटर करना पड़ता है, डे टू डे ऑपरेशन क्या हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, इंटरनल चीजें सही है, एक्सटर्नल चीजें सही है, ठीक है, ये सारा चीज देखने का काम मैनेजर का होता है, वो कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, वही बैलेंस स्कोर कार्ड होता है। तो इसे बताना कौन सा ट्रू नहीं है। टॉप डाउन रिफ्लेक्शन ऑफ मिशन एंड स्ट्रेटजी, ये तो है, ये इसलिए है क्योंकि बेटा आप अपने एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व, जो टॉप अथॉरिटी बैठी है वो लोअर अथॉरिटी से भी जो है उनका भी डिसीजन लिया जाता है। फिर इंटीग्रल एक्सटर्नल मेजर्स, तो मैंने बोला ना एक्सटर्नल में कस्टमर्स आते हैं उनको भी ध्यान देना होता है। हेल्प्स टू फोकस ऑन द कंपनी स्ट्रेटेजी, कंपनी पे तो फोकस करेगा ही करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कौन सा नहीं है, बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर। ट्रेडिशनल पे नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेडिशनल पे नहीं होता, ये मॉडर्न पे भी है क्योंकि हॉलिस्टिक व्यू है, सब कुछ इन्वॉल्व करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। किस तरीके से होता है मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये रहा चार्ट, बहुत ही सुंदर चार्ट है ये। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी देख रहा है, कस्टमर को भी देख रहा है, इंटरनल बिजनेस भी देख रहा है, और किस तरीके से हमें ग्रोथ करनी है, इंप्रूव करना है वो भी देख रहा है, फाइनेंशियल में भी देख रहा है कहाँ से फाइनेंस होगा, कस्टमर को भी देख रहा है, शेयर होल्डर्स को भी देख रहा है, इंटरनल बिजनेस को भी देख रहा है, और आपका इनोवेशन ये देख रहा है किस तरीके से हम लोग इंप्रूव करें। सब कुछ देखने का काम बैलेंस स्कोर कार्ड यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन, आपका लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन हर बार आता है। हमेशा मैंने आपको बोला है सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाला, सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो और रिसर्च ऑब्जेक्टिव करते हो, तो सी वाला ऑप्शन सबसे पहले आ गया, आपका ऑटोमेटिकली आंसर सही हो गया। लास्ट में क्या करते हो, डिसीजन लिया जाता है, प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग एंड मेक द डिसीजन, हमेशा फर्स्ट और लास्ट देखा करो। तो सी और डी, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ये मेरी प्रॉब्लम है, और फिर मैंने रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेट किया,
उसके बाद मैंने रिसर्च प्लान बनाया, डेवलप द रिसर्च प्लान। फिर उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, ठीक है, एनालिसिस करा इन्फॉर्मेशन को, फिर मैंने अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया और अपना डिसीजन लिया। CBAD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CBAD ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, CBAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, setting a temporary price of a product below the list price and sometimes even below the cost to increase the short run sales is termed as। यानी आपको क्या करना है, एक प्राइस सेट करना है, इतना सेट करना है कि बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, मतलब बिलो कॉस्ट कर दिया, बहुत ही बिलो, जिससे क्या हो कि जो आपकी सेल्स है वो बढ़े। तो ये कौन सा प्राइसिंग है, रेफरेंस, बाय प्रोडक्ट, डिस्काउंट या फिर प्रमोशनल। देखिए रेफरेंस प्राइस नहीं होगा, रेफरेंस प्राइस तो जब होता है जब इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर प्राइस। जैसे मैं एक दुकान पे गई तो मैंने ना इस दुकान पे पूछा वॉशिंग मशीन कितने का दे रहा है, मैंने दूसरे दुकान पे भी कंपेयर किया कि वो इस चीज को कितने में दे रहा है, तो वो तो रेफरेंस प्राइसिंग है, ठीक है। फिर बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग भी नहीं होगा इसमें। तो बाय प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर एक मेन प्रोडक्ट है उससे जो भी वेस्ट बनता है ना उससे दूसरा प्रोडक्ट बना लिया जाता है, तो वो चीज अलग है। डिस्काउंट प्राइसिंग, बेटा डिस्काउंट प्राइसिंग में वो घाटा थोड़ी ना लेता है, डिस्काउंट प्राइसिंग में भी उनको फायदा होता है और हमें लगता है हमें डिस्काउंट मिल रहा है पर फिर भी उन्हें फायदा है। प्रमोशनल प्राइसिंग इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रमोशन करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी प्रमोशन करने के लिए लिस्ट प्राइस से भी कम का प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, इतना कम कर दिया जाता है ताकि वो जो है वो सेल्स बढ़े उनकी, इसी वजह से प्रमोशनल प्राइसिंग यहाँ पर यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रेफरेंस तो कंपेयर करते हैं कॉम्पिटिटर प्राइस से, बाय प्रोडक्ट तो दो प्रोडक्ट होता है, एक का वो कम कर देता है प्राइस, दूसरे का बढ़ा देता है, अगर एक कम कर देगा तो दूसरे प्रोडक्ट का वो बढ़ा देता है। डिस्काउंट प्राइसिंग तो डिस्काउंट प्राइसिंग है, इतना कम नहीं करते कि उनको घाटा होने लगे, तो प्रमोशनल प्राइसिंग में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, they said that he is a formally dressed up in the office, he must be an efficient employee। माँ ने आपका एक एक चीज आपको देकर बता दिया कि ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय, क्योंकि वो शॉर्ट टाई बहुत अच्छी लगाकर आता है, बहुत अच्छी तरीके से ड्रेस्ड अप होके आता है ऑफिस में, इसका मतलब ये काम भी बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा एम्प्लॉय होगा। तो ये कौन सा बायस इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी बायस होते हैं, बताइए। तो इसका आपका होगा हालो इफेक्ट। देखिए हेलो इफेक्ट क्या होता है, हेलो इफेक्ट ये बोलता है कि आपने किसी की पॉजिटिव चीज देखकर बोला कि ये तो बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव वर्ड याद रखिएगा, पॉजिटिव चीज देखकर आपने बोली कि अरे यार ये सुंदर दिखती है ना, तो ये एम्प्लॉय भी बहुत अच्छी होगी, पढ़ाती भी बहुत अच्छा होगी। ये तो मैंने देखा है बहुत लोगों के साथ। अब इस शॉर्ट स्वीट्स में कितने सारे टीचर्स आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, तो हैंडसम है ना तो लड़कियां ज्यादा देखते हैं, बच्चे ज्यादा देखते हैं, क्योंकि तो हैंडसम है तो पढ़ाते भी बहुत अच्छा होंगे। भाई ये सुंदर मैम दिखती है तो ये तो पढ़ाते भी बहुत अच्छी होंगी, ये सुंदर सर हैंडसम सर दिखते हैं तो वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा होंगे। ये आपको पॉजिटिव चीज है, इसे बोलते हैं हेलो इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चलिए एक चीज और बता देती हूँ, इसका उल्टा होता है हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट का मतलब होता है बेटा नेगेटिव चीज देखना, अरे ये मैम तो बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती, शी इज नॉट प्रीटी, तो ये अच्छा नहीं पढ़ाती होंगी, अरे ये तो कपड़े ढंग से पहन के नहीं आते तो ये अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, यानी आप नेगेटिव ढूंढते हो। और हेलो इफेक्ट में क्या देखते हो, पॉजिटिव चीजें देखते हैं। चलिए तो आज का सेशन यही था और आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला हो। और जेन्युइनली अगर आपको क्वालिटी ऑफ टीचिंग कंटेंट वाकई अच्छा लगता है तो प्लीज डू कमेंट एंड शेयर योर थॉट्स। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।